Good morning, class. Today we are going to start with our very next chapter, that is the extraction of metal from their ores. See, metal, as you know, they are highly reactive because they have to lose electrons to gain stability, right? So electrons just readily lose their electron, metals just readily lose their electron to form compounds. That is why metals are not going to be exist in the free state. वो exist करेंगे in the state of ore. ore का मतलब क्या होता है आप जानते हैं, जिनसे कि हम लोग metals को extract करते हैं. तो metals हमेशा कभी भी फ्री स्टेट में एग्जिस्ट नहीं करते, हमेशा कंबाइंड स्टेट में होते हैं एटमॉस्फेयर में, क्योंकि रिएक्टिव होते हैं. तो रिएक्टिव होने की वजह से ये कभी भी फ्री स्टेट में हमें नहीं मिल पाएंगे, तो हमें इन्हें एक्सट्रैक्ट कराना पड़ता है हमेशा. तो ये हम कैसे कराते हैं, देखो ये इस चैप्टर का रेफरेंस आपके 9th क्लास से है, जहाँ पे आप लोग स्टडी कर चुके हैं मेटल्स को, और ये फ्लो चार्ट आप ऑलरेडी देख चुके हैं. इस फ्लो चार्ट के अंदर आप लोगों ने क्या किया था, मेटल को यू क्लासीफाइड ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिएक्टिविटी. तो आपने देखा था रिएक्टिव मेटल्स ऑफ हाई रिएक्टिविटी, मेटल्स ऑफ मॉडरेट रिएक्टिविटी एंड मेटल्स विच हैव लेस रिएक्टिविटी. सो लेस रिएक्टिव मेटल्स आर नॉट गोइंग टू फॉर्म दैट स्टेबल बॉन्ड. तो बहुत ही वीक बॉन्ड्स वो बनाते हैं और आसानी से हम लोग उन्हें एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं जस्ट बाय रोस्टिंग एंड रिडक्शन. तो जनरली वो सल्फाइड ओर की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, तो आप उन्हें रोस्ट करके मेटल में कन्वर्ट करा सकते हैं, और जो मेटल मिलेगा वो प्योरीफाइड नहीं होगा, तो उसको बाद में आप प्योरीफाई करा सकते हैं बाय प्योरीफिकेशन मेथड. सो दिस इज़ हाउ यू गेट मेटल विद लीस्ट रिएक्टिविटी, राइट. जैसे कि कौन कौन से मेटल्स इसके अंदर आ जाएंगे, लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स गोल्ड, कॉपर, silver and all of that. Now coming on to metal of high reactivity, आप सभी को पता है these metals are going to be highly reactive and going to form stable bonds, जिसकी वजह से they need a lot of amount of energy to break that compound, and that energy can only be satisfied by the process of electrolysis. That is why these high reactive metals can only extracted by the electrolysis process. तो यहाँ से हमें जो मेटल मिलता है दैट वुड बी इन प्योर फॉर्म. ओके, तो दिस इज़ हाउ यू कंसिडर द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स विद हाई रिएक्टिविटी एंड लीस्ट रिएक्टिविटी. नाउ वंडरिंग अबाउट द मेटल्स विच हैव मॉडरेट रिएक्टिविटी, तो उसके लिए क्या करना होगा. सी, मॉडरेट रिएक्टिव मेटल्स जो होते हैं दे जनरली एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ कार्बोनेट्स और सल्फाइड्स. तो या तो वो कार्बोनेट की फॉर्म में प्रेजेंट होंगे या फिर वो सल्फाइड ओर की फॉर्म में प्रेजेंट होंगे. तो जिस भी फॉर्म में वो प्रेजेंट हों डजेंट मैटर, हमें तो सिर्फ क्या करना उसे कार्बोनेट से या सल्फाइड से पहले कन्वर्ट कर देना है ऑक्साइड के अंदर. ओके, एंड यू नो कि एक बार अगर मेटल आपका ऑक्साइड बन गया तो उसको आप आसानी से रिड्यूस करा सकते हैं मेटल के अंदर, and that metal can further be purified by the process of purification. So in general most of the chapter will include your extraction of moderate reactivity metals. तो यहाँ इस टॉपिक को हम लोग चैप्टर में बहुत ज़्यादा डिटेल में कंसिडर करने वाले हैं, तो इसको हम लोग देखेंगे. और उससे पहले आप लोगों को कुछ यहाँ पे भी मैंने यूज़ किया है टर्मिनोलॉजी, जैसे आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है कि मैंने ओर लिखा हुआ है. तो ये सब चीज़ें क्या होती हैं ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है. तो इसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे. उससे पहले हम लोग देख लेते हैं कि जो मेजर स्टेप्स हैं किसी भी मेटल को उसके ओर से एक्सट्रैक्ट करने के वो क्या होते हैं, ठीक है. तो बेसिकली हमारा चैप्टर जो है वो इसी प्रोसेस के ऊपर बेस्ड है कि आपको मेटल को एक्सट्रैक्ट करना है. कैसे करेंगे वो देखते हैं. लेट्स जस्ट सी. आपने ओर लिया, ठीक है, ओर आपने ले लिया. उसके बाद आप क्या करते हैं, इस ओर को कंसनट्रेट कराते हैं आप पहले, तो उससे बनता है कंसनट्रेटेड ओर. यू विल गेट कंसनट्रेटेड ओर. कंसनट्रेटेड ओर से आप मेटल को एक्सट्रैक्ट करते हैं, एंड देन व्हाट यू डू इज़ यू प्योरीफाई दैट मेटल एंड देन यू गेट प्योर मेटल. So these are basically 4 steps which are followed for the extraction of metal from their ore. See, what do you mean by the concentration of ore? ore से concentrated ore बनाने का मतलब क्या है. देखो, अगर हम लोग बात करते हैं एसिड्स में भी concentration I guess can be easily understood by referring to acids. जब भी हम कहते हैं कि एसिड concentrated है तो इसका मतलब क्या होता है. इसका मतलब ये होता है कि उसमें एसिड का अमाउंट ज़्यादा है और वाटर का अमाउंट कम है.
राइट। तो कंसनट्रेशन जितना ज़्यादा होगा, जितना ज़्यादा कंसनट्रेटेड एसिड होगा, दैट मीन्स उसके अंदर आपकी एसिड उतनी ही ज़्यादा है। सिमिलरली कंसनट्रेटेड ओर का मतलब है कि आपका ओर जितना ज़्यादा कंसनट्रेटेड है उसके अंदर मेटल का अमाउंट उतना ही ज़्यादा है। हाउ कैन यू इंक्रीज़ द कंसनट्रेशन ऑफ मेटल इन द ओर? सिंपली आप या तो उसके अंदर मेटल ऐड कर दें या उसमें से इम्प्योर पार्टिकल्स को निकाल दें। तो इन दो तरीके से आप क्या कर सकते हैं, कंसनट्रेट कर सकते हैं ओर को। Now imagine if you are extracting metal from the ore, there is no point of adding pure metal to that, right? तो इसमें मेटल मिलाना तो बेवकूफ़ी है। तो हम क्या कर सकते हैं, हमें तो मेटल एक्सट्रैक्ट करना है। सो व्हाट वी कैन डू इज़ वी कैन रिमूव इम्प्योर पार्टिकल्स। सो कंसनट्रेटेड ओर और रादर कंसनट्रेशन ऑफ ओर, दिस प्रोसेस इज़ नथिंग बट द रिमूवल ऑफ इम्प्योरिटीज़। तो इसके कुछ मेथड्स होते हैं कि ये 4 मेथड्स हैं, इसके थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं, किसी भी ओर को कंसनट्रेट कर सकते हैं। तो उन 4 मेथड्स की हम लोग बात करेंगे। देन देयर कम्स दिस कंसनट्रेटेड ओर का एक्सट्रैक्शन। तो हम कैसे कैसे उसको एक्सट्रैक्ट करें, वो भी अलग अलग मेटल्स के लिए अलग अलग प्रोसेस है, उसके बारे में बात करेंगे। एंड देन कम्स द प्योरीफिकेशन मेथड। तो उसके लिए भी हमारे पास 6 मेथड्स हैं जिनके बारे में हम बात कर रहे होंगे इन डिटेल। सो दिस इज़ द ओवरऑल व्यू और ओवरऑल blueprint of the chapter. These are the topics that we are mainly going to talk about. ठीक है, okay fine. Let's just move to the next slide and see कि इस chapter में हम लोगों को क्या क्या करना है। कुछ टर्मिनोलॉजी जो आपको पता होनी चाहिए इस चैप्टर के लिए। सी here you can see कि हम लोगों ने क्या किया है। मैंने आपको वही बताया है यहाँ पर कि जो मेन टॉपिक्स हैं उसमें हम लोग क्या क्या पढ़ रहे हैं। तो द वेरी फर्स्ट स्टेप वॉज कि हम लोगों को क्या करना था, हम लोगों को इसके अंदर पढ़ना था। देखो, ओर को पहले आप क्या करते हैं, द वेरी फर्स्ट स्टेप दैट यू डू विद योर ओर इज़ कि आप लोग इसको सबसे पहले पाउडर्ड फॉर्म में लेकर आते हैं। बिकॉज यू नो कि ओर हमें अर्थ क्रस्ट से मिलता है, ठीक है। अर्थ क्रस्ट से अगर हमें ओर मिल रहा है तो ऑब्वियसली आप उसको जब माइनिंग करते हैं तो क्या होता है, उसके साथ रॉक पार्टिकल्स, सैंड पार्टिकल्स, बड़े बड़े पत्थर और दूसरे फिज़िकल सब्सटेंसेस जो फिज़िकली सेपरेट किए जा सकते हैं वो आ सकते हैं, ठीक है। तो उसको ट्रीट करने से पहले हम उसे पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं ताकि उसके ऊपर जो ट्रीटमेंट है वो क्या हो जाए, आसान हो जाए। तो ये हम लोग करने के बाद क्या करते हैं, हम लोग पाउडर बनाने के बाद उसको ऑपरेट करते हैं और उसे कंसनट्रेट करते हैं। इसके बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि आप ओर को क्या कर दोगे, कॉन्सनट्रेट कर दोगे। कैसे आप इसे कॉन्सनट्रेट कर सकते हैं, उसके हमारे पास 4 मेथड हैं। सी, हाइड्रोलिक वॉशिंग, मैग्नेटिक सेपरेशन, लीचिंग एंड फ्रोथ फ्लोटेशन। सो दीज आर 4 मेथड जिसके थ्रू हम किसी भी ओर को कॉन्सनट्रेट करेंगे। एंड एक बार हमारा ओर कॉन्सनट्रेट हो जाए देन वी विल प्रोसीड फॉर द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल। बेसिकली आज हम लोग इन्हीं 4 टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे कि कंसंट्रेशन किसी भी ओर का किस तरीके से किया जा सकता है। ओके, तो आज पहला स्टेप हमारा यही होगा कि ओर को ट्रीट करके हमें कंसंट्रेटेड ओर तक पहुंचना है। देन वी विल मूव ऑन एंड सी के मेटल्स को कैसे एक्सट्रैक्ट करना है। ओके, लेट अस सी। ओके, कुछ टर्मिनोलॉजी जो आपको चैप्टर के बारे में पता होनी चाहिए। जस्ट स्टार्ट विद दैट। दीज आर द टर्मिनोलॉजी जो कि आप बार बार इस चैप्टर में पढ़ रहे होंगे, रेफ़र हो रही होंगी और आपको इनका मतलब आना चाहिए, ठीक है। लेट्स डिग इनटू इट। द वेरी फर्स्ट वन इज़, सी द वेरी फर्स्ट वन इज़ मेटलर्जी। मेटलर्जी ओवर है। मेटलर्जी क्या है? इट इज़ अ साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल प्रोसेस यूज्ड फॉर द आइसोलेशन ऑफ मेटल फ्रॉम ओर। तो ये एक ऐसा साइंटिफिक और टेक्नोलॉजिकल प्रोसेस है जिसको आप मेटल को ओर से निकालने में इस्तेमाल करते हैं। यानी कि बेसिकली एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल का जो प्रोसेस है उसको हम क्या कहते हैं, मेटलर्जी कहते हैं। नाउ कमिंग ऑन टू मिनरल्स। मिनरल्स क्या होते हैं? अभी मैंने आपको बताया था कि मेटल्स आर नॉट गोइंग टू बी फाउंड इन एटमॉस्फेयर इन फ्री स्टेट, वो हमेशा कंबाइंड स्टेट में रहेंगे। तो जिन कंबाइंड स्टेट्स में वो रहते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, मिनरल। सो द नेचुरली अकरिंग केमिकल सब्सटेंसेस इन विच मेटल्स अकर इन द अर्थ क्रस्ट, दे आर नोन एज मेटल्स। ओके, यहाँ तक तो हमें क्लियर है। देन व्हाट इज़ ओर? इज़ इट एनीथिंग दैट इज़ डिफरेंट फ्रॉम मिनरल्स? येस इट इज़, और इसका डिफरेंस समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। सी व्हाट हैपन इज़ कि मान लीजिए हमारे पास, जैसे आयरन का आपको पता है
कि कितने ओर होते हैं एक सब्सटेंस के, एक मेटल के, मान लीजिए आपके पास 2 या 3 ओर हैं, ठीक है। एक एग्जांपल हम लोग यहाँ पे कंसिडर कर लेते हैं, जैसे कि आपके पास आयरन है, उसका एक ओर है FeO एंड देन यू हैव दिस अनदर ओर Fe2O3। FeO के अंदर आयरन की परसेंटेज इज़ 25%, ओके, जस्ट टेक इट फॉर एग्जाम्पल। एंड Fe2O3 के अंदर इसकी परसेंटेज इज़ 28%, और जैसे इट वॉज 15। FeO के अंदर Fe इज़ 15% बाय कॉम्पोजिशन, Fe2O3 के अंदर इट इज़ 28% बाय कॉम्पोजिशन, ओके। तो अब आपको मेटल एक्सट्रैक्ट करना है। व्हाट डू यू फील लाइक कि ज़्यादा इफेक्टिव और कौन सा होने वाला है जिसमें से आप आयरन को एक्सट्रैक्ट कर लें, FeO या फिर Fe2O3? Obviously you would be extracting Fe from Fe2O3 because it is going to yield you greater amount of metal, right? 15% उसके अंदर है और इसके अंदर 28% है, तो ऑब्वियसली अगर आप इससे एक्सट्रैक्ट करेंगे तो आपको ज़्यादा अमाउंट मिलेगा मेटल का, एंड दैट इज़ व्हाट यू वांट बेसिकली। तो यानी कि मिनरल तो दोनों ही हैं आयरन के, लेकिन आप किस मिनरल में से आयरन को एक्सट्रैक्ट करना पसंद करेंगे? जिसके अंदर से आप आयरन को ज़्यादा अमाउंट में निकाल सकें प्लस ईजीली निकाल सकें, और वो हमारे लिए फ़िलहाल है Fe2O3। सो दैट मीन्स दोनों ही आपके मिनरल हैं। लेकिन अगर हम ओर की बात करेंगे, ओर वो मिनरल होता है जिससे मेटल को निकाला जाता है। तो अगर हम ओर की बात करेंगे तो इट इज़ गोइंग टू बी Fe2O3। तो ये सिर्फ और सिर्फ कौन होगा? Fe2O3 होगा। सो आई होप आपको मिनरल एंड ओर का डिफरेंस क्लियर हो गया होगा, ठीक है। चलो, सो ये ज़रूरी था कि आपको पता हो कि आपके मिनरल और ओर के अंदर क्या डिफरेंस होता है। तो आपको पता है कि हर ओर जो है वो मिनरल है, लेकिन हर मिनरल ओर नहीं हो सकता है। सो हेयर यू कैन सी इट्स नथिंग बट द सेम थिंग दैट द मिनरल, ओर की डेफिनेशन में आप देखेंगे दैट इट इज़ अ मिनरल फ्रॉम विच द मेटल कैन बी इकोनॉमिकली एंड कन्वीनियंटली एक्सट्रैक्टेड, जिसमें से क्या कर सकते हैं, अपने मेटल को इकोनॉमिकली और कन्वीनियंटली एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। उसको हम क्या कहते हैं? ओर कहते हैं, राइट। अभी कुछ एग्जांपल्स हैं मेटल्स के और उनके ओर के एग्जांपल यहाँ पर लिखे हुए हैं विच यू शुड नो एथिकली। एल्यूमिनियम के लिए 2 ओर्स होते हैं, बॉक्साइट एंड क्रायोलाइट, एंड दिस इज़ व्हाट देयर मॉलिक्यूलर फार्मूला इज़। Bauxite is Al2O3.XH2 and cryolite is Na3AlF6, okay. Then comes Fe. Fe के लिए we have again 3 ores, that is hematite Fe2O3, magnetite Fe3O4 and iron pyrites that is FeS2। so ये आपको नाम और इनका मॉलिक्यूलर फार्मूला पता होना चाहिए क्योंकि एक नंबर में आपसे पूछा जा सकता है। नाउ कमिंग ऑन टू कॉपर। कॉपर के 2 और आपको पता होने चाहिए, कॉपर ग्लास एंड कॉपर पायराइट्स। सिमिलरली जिंक के लिए देयर इज जिंक ब्लेंड एंड केलोमाइल। देन कम्स मर्क्यूरी। मर्क्यूरी के लिए तो यू नो इट्स सल्फाइड और सिनेबार, ओके। सो दीज आर सम ऑफ द मेटल्स एंड देयर ओर्स एंड देयर मॉलिक्यूलर फार्मूला आल्सो, सो यू मस्ट बी नो अबाउट इट। चलो, नेक्स्ट व्हाट वी हैव टू सी इज़ वी हैव टू सी द कॉमन स्टेप्स दैट मेटलर्जी इन्वॉल्व। तो इस प्रोसेस में कौन कौन से स्टेप इन्वॉल्व होते हैं वो हम लोग देखेंगे। द वेरी फर्स्ट स्टेप एंड द वेरी ऑब्वियस स्टेप इज़ दैट क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग ऑफ द ओर। आपको पता है हम लोग अर्थ क्रश से उसको एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, तो हमें पहले उसे क्रश करना पड़ेगा, ग्राइंड करना पड़ेगा, उसके बाद हम लोग उसे इस्तेमाल कर सकते हैं। एंड द वेरी नेक्स्ट इज़ द कंसनट्रेशन ऑफ द ओर। आपने एक बार उसे एक्सट्रैक्ट कर लिया, उसके बाद आप ओर को कंसनट्रेट करेंगे, दैट मीन्स रिमूवल ऑफ इम्प्योरिटीज़। Here you can say this step is nothing but removal of impurities, okay. चलो, next is extraction of crude metal from concentrated ore. Crude is मतलब crude जितना आप उस प्रोसेस से प्योरेस्ट निकाल सकते हैं उतना, अदरवाइज इट्स नॉट गोइंग टू बी द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ द मेटल, लेकिन उस प्रोसेस से आप जितना प्योर निकाल सकते हैं उतना आप निकालेंगे, दैट इज़ क्रूड। अभी उस क्रूड मेटल के ऊपर आप प्रोसेसिंग करके उसे प्योरीफाई करेंगे, तो इस तरीके से आपको 4 स्टेप्स के अंदर प्योर मेटल मिलता है। अभी ये देखने में तो बहुत आसान लग रहा है और सोचने में भी बहुत आसान लग रहा है, बट व्हेन यू विल सी इट ऑन द वेरी लार्ज स्केल कि हम लोग कैसे इसको मैन्युफैक्चर करते हैं, देन इट इन्वॉल्व्स अ लॉट ऑफ लेबर, हार्ड वर्क एंड ऑब्वियसली मशीनरी। तो इसकी जो मशीनरीज होती हैं दे देमसेल्व्स आर लाइक ह्यूज एपरेटसेस जिनके अंदर ये सारा प्रोसेस होता है, ठीक है। अभी हम लोग जैसे जैसे डिस्कस करेंगे यू वुड गेट टू नो अबाउट इट।
So what you can do is just to get familiar with the process, you can just go to YouTube or any other platform and you can serve the videos that how जैसे आयरन इज़ एब्स्ट्रैक्टेड. तो आप देख सकते हो इंडस्ट्रियल प्रोसेस कैसा होता है उसका, कितनी बड़ी बड़ी मशीन्स या कंटेनर्स होते हैं जिनके अंदर आप ये सारे काम करते हैं. तो इट इज़ क्वाइट कम्बरसम एंड इन्वॉल्व्स अ लॉट ऑफ लेबर. जब माइन आउट करते हैं हम किसी भी ओर को ज़मीन से तो सुनने में आसान है, लेकिन वहाँ पर माइनिंग का प्रोसेस खुद ही इतना कम्बरसम है कि नीचे जाके सांस ले पाना और उस ऐसे लो ऑक्सीजन लेवल्स पर सर्वाइव करना, अंधेरे में सर्वाइव करना, और इतने घंटे तक लेबर्स काम करते हैं वहाँ पर. तो काफ़ी ज़्यादा अभी जो आप पेपर पे देखते हो चीज़ें कि बहुत सिंपल है, 4 स्टेप में आपने मेटल निकाल लिया. लेकिन जब हम लोग इसको इंडस्ट्रियल बेसिस पर बात करते हैं, इंडस्ट्रियल स्केल पर हम इसे देखते हैं, तो ये बहुत ज़्यादा कम्बरसम एक प्रोसेस है. बिल्कुल वैसे ही जैसे रिएक्शन एक पेपर पे लिखना बहुत आसान होता है, लेकिन जब आप उसे लैब में कैरी करते हैं और आप उसे लैब में लेकर जाते हैं, आपको करनी पड़े, तो आपको देखना पड़ता है कि क्या आप उस रिएक्शन को प्रैक्टिकली करवा सकते हैं कि नहीं. राइट. पेपर पे तो आप बना देते हैं कि बेंजीन से ये बनाना है, हमने बना दिया, लेकिन लैब में अगर बनाना हो तो आपको देखना पड़ता है कि क्या आप उसमें जो हीट इवॉल्व हो रही है उसको मॉनिटर कर सकते हैं, उसको रेगुलेट कर सकते हैं कि नहीं, उसको संभाल सकते हैं या नहीं, आपके पास रिएजेंट्स अवेलेबल हैं या नहीं, कोई ऐसे रिएजेंट तो नहीं है जो उनको यूज़ करने से आप कोई और ऐसी हार्मफुल गैस लिबरेट हो जाए जिससे एनवायरनमेंट को फ़र्क पड़े या फिर आपको फ़र्क पड़े, ह्यूमन बींग्स की हेल्थ को फ़र्क पड़े. कोई ऐसा साइड प्रोडक्ट तो नहीं बन रहा जिससे एनवायरनमेंट गंदा हो या फिर दैट इज़ नॉट एनवायरनमेंट फ्रेंडली. प्लस आपको ये भी देखना पड़ता है कि आपका जो प्रोसेस है वो इकोनॉमिकल है या नहीं है. कहीं ऐसा तो नहीं है कि 2 ग्राम सब्सटेंस बनाने में आप इतना पैसा लगा दें. तो ये सारी चीज़ें, ये जो सारे एक्सटर्नल फैक्टर्स हमें दिमाग में रख के चलने होते हैं. बिल्कुल ऐसे ही इस प्रोसेस में, इस पूरे चैप्टर में यू हैव टू कीप दैट इन माइंड कि ये सारी चीज़ें बहुत ही प्रैक्टिकली एप्लीकेबल होनी चाहिए. कई बार आपके मन में आएगा कि हमने यही क्यों यूज़ किया, हम लोग मेटल को इससे भी तो रिड्यूस करा सकते थे. बट माइंड यू, आपको एक रिड्यूसिंग एजेंट इस तरीके से सेलेक्ट करना पड़ता है कई बार कि आपको वो काम इंडस्ट्री में करना है, एंड इंडस्ट्री रन्स ऑन प्रॉफिट. तो ऐसा नहीं है कि इतना आपने उसके अंदर रिड्यूसिंग एजेंट लगा दिया, उससे निकल के आउटपुट कुछ भी नहीं आ रहा है. तो थियोरेटिकली वो पॉसिबल है, लेकिन प्रैक्टिकली वो इफ़ेक्टिव नहीं है. तो ये सारी चीज़ें, सारे एजेंडा आपको दिमाग में रख के और तब चैप्टर को पढ़ना है. एक्चुअली केमिस्ट्री को तभी पढ़ना है, तो इट वुड बी क्वाइट ईजियर फॉर यू. चलें, नेक्स्ट हम पहले प्रोसेस के बारे में आई डोंट थिंक कि ज़्यादा बात करने की ज़रूरत है. इट्स क्वाइट सेल्फ एक्सप्लेनेटरी कि क्या हो रहा है इसके अंदर. आपको कुछ नहीं करना है. बेसिकली यू आर जस्ट क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग द ओर, ताकि जो ह्यूज लम्प्स हैं वो निकल जाएँ एंड इट बिकम ईजी टू प्रोसेस इट. देयर इज़ दिस वन टर्म दैट इज़ कॉल्ड पल्वराइजेशन एंड इट्स नथिंग बट जस्ट द क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग ऑफ ओर. तो ये प्रोसेस पल्वराइजेशन कहलाता है. थोड़ा सा आपको इसको दिमाग में रखना पड़ेगा क्योंकि CBSE तो इसे नहीं पूछता है इतना, लेकिन हाँ कभी कभी आपको कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में थ्योरी के क्वेश्चंस हैं, इजी हैं, स्ट्रेट अवे हैं, तो उसको थोड़ा सा कंफ्यूजिंग या टफ बनाने के लिए ऐसी टर्मिनोलॉजी यूज़ की जा सकती है. सॉरी. सो जस्ट कीप दैट इन माइंड. ये कुछ टर्म्स जो आपको साइड में देखने को मिल रही हैं, NCERT में आप नहीं देखेंगे बट स्टिल यू शुड नो. चलो, द वेरी नेक्स्ट थिंग इज़ कंसनट्रेशन ऑफ ओर. ऑब्वियसली हमें कंसनट्रेट करना है अपने ओर को, और वो हम कैसे करेंगे. देखो ये प्रोसेस क्या है, इसकी डेफिनेशन देखो. द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ अनवांटेड पार्टिकल्स, दैट इज़ गंग. बट आई हैव रिटन हियर, आई हैव रिटन इम्प्योर पार्टिकल्स और ब्रैकेट में लिखा है गंग. गंग क्यों लिखा है? बिकॉज दिस इज़ व्हाट इट इज़ नोन एज. सो इम्प्योर पार्टिकल्स को हम गंग बोलते हैं. डेफिनेशन में आपसे पूछा जा सकता है एक्सप्लेन गंग, तो आपको पता होना चाहिए अनवांटेड पार्टिकल्स प्रेजेंट इन द ओर आर नोन एज गंग. सो उसका रिमूवल कहलाता है कंसनट्रेशन ऑफ ओर, और इट कैन ईदर बी सेड एज ड्रेसिंग, यू कैन से ओर ड्रेसिंग और बेनिफैक्शन. सो अगेन वही टर्मिनोलॉजी है कि अगर थोड़ा सा बच्चों को कंफ्यूज करना हो तो आपसे इस तरीके से पूछा जा सकता है. सो यू मस्ट नो कि बेनिफैक्शन क्या होता है. नेक्स्ट इज़ ग्रेविटेशन सेपरेशन. ओके, अब हमें 4 मेथड्स ऐसे हैं जिससे हम किसी भी ओर को कंसनट्रेट कर सकते हैं, और वो मेथड्स अब हम पढ़ेंगे कि कौन से ऐसे 4 मेथड्स हैं जिससे हम किसी भी ओर को कंसनट्रेट कर सकते हैं. लेट्स जस्ट सी. द वेरी फर्स्ट मेथड इज़ ग्रेविटेशन सेपरेशन. सेपरेशन मीन्स आप अलग कर रहे हैं ओर को और इम्प्योर पार्टिकल्स को. ओके, दिस इज़ क्वाइट ऑब्वियस. Now what is gravitation separation? Gravitation separation is the separation that is based upon gravity. Yes.
हम लोग क्या करते हैं इस प्रोसेस में, इसका डायग्राम ऑल्दो आपको एनसीईआरटी से आप रेफ़र कर सकते हो, मैं यहाँ समझाने के लिए आई विल टेक द रेफरेंस। जस्ट ट्राई एंड अंडरस्टैंड इट कि हम लोग करते क्या हैं। ग्रेविटेशन या इसे हम हाइड्रोलिक वॉशिंग भी कहते हैं। इसके लिए हम लोग एक कन्वेयर बेल्ट लेते हैं, ये इस तरीके से टेढ़ी लगी हुई होती है, नीचे से ऊपर की तरफ ये जा रही होती है कन्वेयर बेल्ट। इसके अंदर हम यहाँ पर अपना पाउडर्ड ओर डाल देते हैं, ठीक है। हमने ऊपर से यहाँ पे अपना पाउडर्ड ओर डाल दिया है इस बेल्ट के ऊपर यहाँ पर। अब हम क्या करते हैं, इसके ऊपर हम लोग बहुत तेज़ प्रेशर से ऊपर से पानी फ्लो करा देते हैं। अब आपको पता है कि ग्रेविटी की वजह से जो स्मॉलर पार्टिकल्स होंगे वो पानी के साथ बह के यहाँ नीचे इकट्ठे हो जाएंगे, ठीक है, पानी के साथ बह के नीचे आ जाएंगे। लेकिन जो ऐसे पार्टिकल्स होंगे जिनका मास ज़्यादा होगा और जो हैवियर होंगे वो अगेंस्ट द फ्लो ऑफ वाटर जा कर के क्या कर लेंगे, वो पानी के अगेंस्ट जा कर के क्या करेंगे, ऊपर जाकर इकट्ठे हो जाएंगे। तो जो पार्टिकल्स आपके हैवियर होंगे दैट इज़ मेटल के पार्टिकल्स, आपको पता है ना मेटल हैवियर होता है, तो जो मेटल के पार्टिकल्स हैं वो यहाँ ऊपर इकट्ठे हो जाएंगे। और जो आपके पास इम्प्योर पार्टिकल्स से इम्प्योरिटी सी सैंड है कोई और रॉक पार्टिकल्स हैं जो भी हैं, तो वो क्या करेंगे वो नीचे आकर के सेटल हो जाएंगे पानी के साथ। तो इस तरीके से क्या हो गया कि आपकी जो इम्प्योरिटीज़ थी वो नीचे आके सेटल हो गई हैं, यहाँ पर देख सकते हो आप, वो नीचे आई और आपके जो मेटल के पार्टिकल्स थे वो ऊपर रह गए। तो इस तरीके से हाइड्रोलिक वॉशिंग कह लो आप इसे, या फिर आप इसे ग्रेविटेशन सेपरेशन कह लें। तो इस तरीके से इस प्रोसेस से हम लोग क्या करते हैं, अपनी इम्प्योरिटीज़ और मेटल को अलग अलग कर लेते हैं। नाउ कमिंग ऑन टू द पॉइंट, इन मेथड्स की डेफिनेशन से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इनके प्रिंसिपल्स दैट यू मस्ट नो अबाउट। तो सी, इनके प्रिंसिपल्स के ऊपर बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सो व्हाट इज़ द प्रिंसिपल ऑफ हाइड्रोलिक वॉशिंग और ग्रेविटेशन सेपरेशन, तो इस तरीके से आपसे सवाल पूछा जाएगा तो आपको पता होना चाहिए कि क्या होता है ये। चलो देखते हैं इसको। ग्रेविटेशन सेपरेशन, तो ग्रेविटेशन सेपरेशन इज़ नथिंग बट हाइड्रोलिक वॉशिंग, एंड दैट इज़ दिस इज़ द मेथड विच इज़ बेस्ड ऑन द डिफरेंस इन द स्पेसिफिक ग्रेविटीज़ ऑफ मेटेलिक और एंड द गंग पार्टिकल्स। सो इसका प्रिंसिपल क्या है, दैट दिस मेथड इज़ बेस्ड ऑन द डिफरेंस इन द स्पेसिफिक ग्रेविटीज़ ऑफ मेटेलिक और एंड द गंग पार्टिकल्स। दोनों की ही ग्रेविटीज़ में डिफरेंस होना चाहिए, एंड ऑब्वियसली वो कब आएगा, जब दोनों के ही मासेस में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होगा। तो अगर आपके दोनों पार्टिकल्स के मासेस में बहुत डिफरेंस है तो ही आप ये प्रोसेस को कैरी आउट कर सकते हैं। तो होता क्या इस प्रोसेस में, इन दिस प्रोसेस द लाइटर अर्दी पार्टिकल्स, जो अर्थ क्रस्ट के पार्टिकल्स हैं, दे आर रिमूव्ड फ्रॉम हेवियर पार्टिकल्स ऑफ मेटल बाय वॉशिंग विद वाटर, एंड दिस प्रोसेस इज़ कॉल्ड हाइड्रोलिक वॉश और लेविगेशन। ओके, लेविगेशन अगेन जो भी टर्मिनोलॉजी थोड़ी सी डिफरेंट है उसको हम लोग ध्यान से देखेंगे। सो इट्स लेविगेशन, तो लेविगेशन बोले, हाइड्रोलिक वॉशिंग बोले, डोंट गेट कन्फ्यूज बिटवीन इट। आई होप दैट इज़ क्लियर टू यू। चलो मूविंग ऑन टू द वेरी नेक्स्ट प्रोसेस, एंड दैट इज़ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन। लेट्स जस्ट सी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन में क्या होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन एज द नेम सजेस्ट, दिस सेपरेशन इज़ कैरीड आउट बाय इलेक्ट्रोमैग्नेट। इलेक्ट्रोमैग्नेट दैट इज़ कुछ नहीं किया, आपने मैग्नेट की पावर को बढ़ा दिया है। तो यहाँ पर एक कंडीशन है, ये प्रोसेस आप सिर्फ तभी यूज़ कर सकते हैं जब आपके ओर या फिर आपके या तो ओर या फिर गंग पार्टिकल्स क्या करें, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करें। अगर दोनों में से कोई भी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी नहीं शो कर रहा तो आप ये प्रोसेस नहीं यूज़ कर सकते। किस पे यूज़ करोगे, मैग्नेट को देखने के लिए या मैग्नेटिक चीज़ एक्सपीरियंस करने के, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ एक्सपीरियंस करने के लिए आपके पास मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ होना ज़रूरी है ना। तो इसीलिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले अगर आपके पास ओर में ऐसा मेटल है जो कि मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करता है, फॉर एग्जांपल आयरन है, कोबाल्ट है, निकल है, इनका ओर है, या फिर ये इम्प्योरिटी की तरह आपके मेटल में प्रेजेंट हो, ओर के अंदर प्रेजेंट हो, तो आप इस प्रोसेस को कैरी आउट कर सकते हैं। यानी कि या तो ओर या फिर आपका गंग, दोनों में से ओर पार्टिकल दैट इज़ मेटल के पार्टिकल या फिर
गंग के पार्टिकल्स, दोनों में से किसी एक को ये प्रॉपर्टी शो करनी चाहिए, उनके अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होनी चाहिए। ठीक है, तो देखते हैं कि इसमें हम करते क्या हैं। लेट अस सी। इसके अंदर हम लोग फिर से एक कन्वेयर बेल्ट लेंगे, लेकिन अभी वो ऊपर की तरफ नहीं जा रही है, असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में नहीं रखी हुई है, अब वो एक स्ट्रेट लाइन में है। ठीक है, ये आपने एक कन्वेयर बेल्ट ले लिया एंड दिस बेल्ट इज़ मैग्नेटिकली चार्ज्ड। ठीक है, ये बेल्ट क्या है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो कर रही है। अब आप क्या करते हैं, आप इसके ऊपर अपना पाउडर्ड ओर डाल देते हैं। यहाँ से आपने ओर डाल दिया इस बेल्ट के ऊपर, तो देखो ओर में दो तरीके के पार्टिकल्स होंगे। एक जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करेंगे वो क्या करेंगे, इस बेल्ट के ऊपर चिपके हुए रहेंगे, राइट, बिल्कुल चिपके हुए रहेंगे। और जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी नहीं शो कर रहे हैं वो क्या होंगे, वो ऊपर की तरफ रहेंगे, बेल्ट से दूर रहेंगे, क्योंकि वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो नहीं कर रहे हैं। एंड एज वी डिस्कस, जो कर रहे हैं वो बेल्ट के बिल्कुल करीब रहेंगे। तो इमेजिन जब ये बिल्कुल यहाँ वर्ज पर आ जाएगा, एज पर आ जाएंगे पार्टिकल, तो आपको पता है कि जो पार्टिकल मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो कर रहे हो बेल्ट से चिपके हुए रहेंगे। तो जब तक पार्टिकल यहाँ नहीं पहुँच जाता वो गिरेगा नहीं। जैसे ही यहाँ पहुँचेगा ग्रेविटी ओवर पावर करेगी और वो नीचे गिर जाएगा यहाँ। लेकिन वो पार्टिकल जो कि मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो कर ही नहीं रहे, वो तो ऊपर की तरफ प्रेजेंट थे, वो तो मेटल की तरफ अट्रैक्ट नहीं होंगे बेल्ट की तरफ, और वो यहाँ आते ही गिर जाएंगे। और अगर वो यहाँ आते ही गिरेंगे तो वो कहाँ गिरेंगे, बेल्ट से दूर। तो इस तरीके से आपके पास क्या हो जाएगा, बाइफर्केशन खुद ही हो जाएगी कि यहाँ आप दो कंटेनर रख दें। इस कंटेनर के अंदर आपके पास मैग्नेटिक प्रॉपर्टी वाले पार्टिकल्स होंगे, जबकि इसके अंदर होंगे नॉन मैग्नेटिक प्रॉपर्टी वाले, डिपेंडिंग अपॉन कि वो आपका गंग है या आपका ओर है, आप उन्हें इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ जो मैग्नेट के पास है, बेल्ट के पास है, वो कंपोनेंट आपका मैग्नेटिक कंपोनेंट है, और जो बेल्ट से दूर जाकर गिरा है वो नॉन मैग्नेटिक कंपोनेंट है। ठीक है, तो ये हमने कैसे डिफ्रेंशिएट किया, इनको कैसे सेपरेट किया, ऑन द बेसिस ऑफ देयर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़। तो उसके बेसिस पे हमने इन्हें अलग अलग कर दिया, सेपरेट कर दिया। ठीक है, तो एक बार हम लोग इसे रीड करते हैं, इसका प्रिंसिपल देखते हैं कि क्या है, कैसे लिखना है इसे। देखो, so this process is basically based on the difference in magnetic properties of the ore component of either one of gang or ore is attracted by magnet. Then ore can be separated from impurities. फिर आप क्या कर सकते हैं, ore को impurities से separate कर सकते हैं। ठीक है, The powdered ore is dropped over the moving magnetic belt at one end. आपने क्या किया, बेल्ट के एक तरफ अपना ओर डाल दिया। The magnetic portion of the ore is attracted by the magnetic roller. अब मैग्नेटिक वाला जो पार्ट है, डिपेंडिंग कि जो भी आपका गंग है या मेटल आपका मैग्नेटिक है, डिपेंडिंग अपॉन दैट जो भी मैग्नेटिक नेचर शो करेगा वो बेल्ट के पास होगा और बेल्ट के पास ही जाके गिरेगा, जबकि जो दूसरे वाला कंपोनेंट है दैट विल फॉल फार्दर ऑफ द बेल्ट। ठीक है, वो बेल्ट से दूर जाके गिरेगा। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, यूजिंग अपॉन द मैग्नेटिक प्रिंसिपल आप गंग और ओर के पार्टिकल्स को सेपरेट कर सकते हैं। आई होप दिस इज़ क्लियर टू यू। नाउ कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट प्रोसेस, एंड दिस प्रोसेस इज़ क्वाइट रियली इम्पॉर्टेंट। काफ़ी सवाल इससे पूछे जाते हैं, दैट इज़ फ्रोज फ्लोटेशन प्रोसेस। नाउ सी, इसको आराम से हम लोग डिस्कस करते हैं और बात करते हैं कि इसके अंदर होता क्या है। तो देखो, इधर देखेंगे हम लोग, आई नीड सम स्पेस, यहाँ पे हम क्रिएट कर लेते हैं। देखो, फ्रोज फ्लोटेशन मेथड इज़ नथिंग बट इट जस्ट कि आप इसे कंपेयर कर सकते हैं, या मैं कहूँ कि अगर आपको करना है ये रिलेट, तो आप इसे सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड से ही रिलेट कर सकते हैं। देखो कैसे करते हैं। सेंट्रीफ्यूगेशन में आप सभी को पता है कि क्या होता है। ये आपके पास आपने ले लिया, देखो एक कंटेनर आपने ले लिया, सेंट्रीफ्यूगेशन के अंदर यही होता है, एक कंटेनर आपने लिया, इसके अंदर आपके ब्लेड्स लगे हुए हैं, जस्ट लाइक दे आर प्रेजेंट इन योर मिक्सर ग्राइंडर्स। तो यहाँ पे एक ब्लेड लगा हुआ है। ठीक है,
अब फ्रोथ का मतलब क्या होता है? फ्रोथ का मतलब होता है झाग, राइट? फ्रोथ फ्लोटेशन, तो झाग जो है दे आर गोइंग टू फ्लोट ओवर वाटर। तो इसमें हम लोग दो कंपोनेंट्स लेते हैं। जो फ्रोथ होता है वो ऑयल का होता है, ऑयल कंपोनेंट होता है, और जो वाटर होता है और जो नीचे हैवियर वाला पोर्शन है दैट इज़ वाटर। नाउ यू मस्ट बी वंडरिंग कि ऑयल एंड वाटर डिजॉल्व नहीं होते, एंड दैट्स एग्जैक्टली वाई दिस ऑयल इज़ गोइंग टू फॉर्म अ सेपरेट लेयर ऑफ फ्रोथ। तो इसीलिए हम लोगों ने फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस को इन्वॉल्व किया है इसके अंदर। नाउ सी, जैसा कि आपको देख के लग गया, एक पोलर सॉल्वेंट है, एक नॉन पोलर सॉल्वेंट है, तो इसमें हम लोग पार्टिकल्स को अलग करेंगे डिपेंडिंग अपॉन देयर वेटेबिलिटी, कि जो आपने ओर और गंग लिए हैं उनमें से कोई एक ऑयल में वेट होना चाहिए और जो दूसरा लिया है वो वाटर में वेट होना चाहिए। दैट मीन्स उनकी सॉल्युबिलिटी डिफरेंट होनी चाहिए। वन ऑफ देम शुड बी डिजॉल्व्ड इन नॉन पोलर कंपोनेंट एंड अदर शुड बी डिजॉल्व्ड इन पोलर सॉल्वेंट। तो इस तरीके से उनकी सॉल्युबिलिटी डिफरेंस या वेटेबिलिटी डिफरेंस से हम लोग उन्हें सेपरेट आउट करेंगे। नाउ व्हाट हैपन्स जनरली इज दिस प्रोसेस इज जनरली रेफर्ड और यूज्ड फॉर सल्फाइड ओर्स। इसको जनरली हम लोग सल्फाइड ओर्स के लिए यूज़ करते हैं। सी, सल्फाइड ओर्स के लिए ये प्रोसेस क्यों यूज़ होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एंड इट हैज़ बीन आस्क्ड लाइक नंबर ऑफ टाइम्स। तो सल्फाइड ओर्स हम लोग क्यों यूज़ करते हैं? बिकॉज देयर वेटेबिलिटी इन ऑयल इज़ क्वाइट लार्ज, दे आर ईजीली वेटेबल इन ऑयल। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, सल्फाइड ओर्स जितने भी होते हैं उनको कॉन्सेंट्रेट करने के लिए ये प्रोसेस हम लोग यूज़ करते हैं। ठीक है, चलो कैसे ये काम करते हैं उसको हम देखेंगे। हम लोग क्या करते हैं इसके अंदर, हम लोग अपना वाटर लेते हैं, हम लोग ऑयल डालते हैं कंटेनर के अंदर, हमने वाटर डाला, हमने ऑयल डाला, उसके बाद जो ऑयल होता है दैट इज़ नथिंग बट सी, आपने ऑयल डाल दिया और आपने वाटर डाल दिया। देन व्हाट यू डू इज़, आप इसके अंदर, क्योंकि फ्रोथ अपने आप झाग जो है वो स्टेबल तो नहीं होते, तो आपको इसके अंदर फ्रोथ स्टेबलाइजर्स भी डालने पड़ेंगे। आप इसके अंदर और क्या डालते हैं, आप इसके अंदर डालते हैं फ्रोथ स्टेबलाइज़र, जो कि फ्रोथ को स्टेबल बनाकर रखेंगे। सो फ्रोथ स्टेबलाइजर्स लाइक एग्जांपल हम लोग आगे डिस्कस कर सकते हैं, एनिलीन एंड क्रेसॉल नाम के स्टेबलाइजर्स होते हैं जो कि इसे बना के रखेंगे। तो आपने इसके अंदर अपना ओर भी डाला, आपने यहाँ पे अपना ओर भी डाल दिया। तो अब क्या होगा कि ओर में इम्प्योरिटीज़ भी हैं और आपका मेटल भी है। मेटल ऑयल वाली लेयर में जाएगा क्योंकि मेटल जो सल्फाइड का ओर है वो ऑयल में वेटेबल है और जो आपकी इम्प्योरिटीज़ हैं वो वाटर में सॉल्युबल है। तो इस तरीके से आपका जो सल्फाइड ओर है वो ऑयल के अंदर आ जाएगा और जो इम्प्योरिटीज़ हैं वो नीचे सेटल डाउन हो जाएंगी आफ्टर यू हैव डन दिस सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस। तो इस प्रोसेस के बाद ऐसा होगा कि आपकी इम्प्योरिटीज़ नीचे रह जाएंगी और आप ऑयल वाली लेयर में से आराम से अपने सल्फाइड ओर को निकाल सकते हैं। दैट इज़ वाई दिस प्रोसेस इज़ रियली एफिशिएंट फॉर सल्फाइड ओर्स एज देयर वेटेबिलिटी इन ऑयल इज़ क्वाइट हाई। ये प्रोसेस का यहीं पर बेनिफिट ख़त्म नहीं हुआ। दिस प्रोसेस इज़ रियली इम्पॉर्टेंट in the case if you have accidentally mixed or maybe you could have a mixture of sulfide ores। ठीक है, तो सिर्फ इतना ही नहीं कि आपके पास सल्फाइड ओर है, इवन इट कैन सेपरेट द मिक्सचर ऑफ सल्फाइड ओर। लेट जस्ट से कि आपके पास इसमें एक टर्म आती है डिप्रेसेंट, जिसके ऊपर बहुत क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि डिप्रेसेंट्स क्या होते हैं। यहाँ पे आप देख लेना थोड़ा सा, डिप्रेसेंट्स क्या होते हैं। डिप्रेसेंट्स होते हैं, लेट जस्ट से इसे एग्जांपल लेके सॉल्व करते हैं। आपके पास दो सल्फाइड ओर्स हैं, लेड सल्फाइड है हमारे पास और हमारे पास जिंक सल्फाइड्स हैं। डिप्रेसेंट्स ऐसे केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं जो दो सल्फाइड ओर्स को सेपरेट आउट कर देते हैं। इधर देखें, आपके पास दो ओर हैं, आप इसको जब डालेंगे असेंबली के अंदर तो दोनों ही ओर फ्रोथ वाली लेयर में आ जाएंगे, राइट, दोनों ही इस लेयर में प्रेजेंट होंगे। तो आप इन्हें डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते until and unless you add depressant। Now what does depressant do? Here for lead sulfide and zinc sulfide we have NaCN as depressant। sorry, so NaCN here work as depressant। depressant करते क्या हैं, सेलेक्टिवली एक सल्फाइड ओर के साथ रिएक्ट करेंगे। दो सल्फाइड ओर्स आपके पास है ना,
ये क्या करते हैं, सेलेक्टिवली किसी एक सल्फाइड ओर के साथ ही रिएक्शन करते हैं, दूसरे को ऑयल वाली लेयर में जाने देते हैं। अभी देखो एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पर NaCN रिएक्ट करता है ZnS के साथ और बनाता है Ne2ZnCN4। तो ये कॉम्प्लेक्स बना लेता है यहाँ पे, ठीक है। ये आयनिक कॉम्प्लेक्स जो है ये पानी में सॉल्युबल हो जाएगा, तो ये तो वाटर वाली लेयर में रह गया। तो अब आपके पास ऊपर जाने के लिए कौन बचा, सिर्फ लेड सल्फाइड। तो इस तरीके से डिप्रेसेंट सेलेक्टिवली एक ओर के साथ रिएक्ट करके उसे ऑयल में जाने से रोक देता है और दूसरे वाले ओर को वो ऊपर जाने देता है। दैट इज़ हाउ एनी डिप्रेसेंट वर्क। तो इससे आपको पता चल गया होगा कि ये मेथड कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, कि ना तो आप सिर्फ इसमें मेटल्स को इफ़ेक्टिवली अलग कर सकते हैं, बल्कि आप एक ही तरह के दो और पार्टिकल्स अगर आपस में लग गए हैं तो उन्हें भी सेपरेट आउट कर सकते हैं। सो दिस मेथड इज़ क्वाइट इम्पॉर्टेंट दोनों ही पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। चलो नेक्स्ट वी हैव टू सी, एक बार वी विल रीड इट आउट ताकि अगर कोई प्रॉब्लम है तो हम लोग डिस्कस कर सकें। सो लेट्स जस्ट सी द डेफिनेशन दैट दिस प्रोसेस इज़ बेस्ड अपॉन द प्रिंसिपल ऑफ difference in the wettability of particles. See, based on the principle of difference in the wetting property of the ore and gunk particles, like their wettability should be different with oil and water. One of them should be soluble in oil and other should be wettable in this water. So this method has been used for the concentration of sulfide ore as they are wetted by oil एंड गंग पार्टिकल्स बाय वाटर। तो यहाँ पे इसीलिए हम इसे सल्फाइड ओर के लिए बहुत ज़्यादा प्रेफर करते हैं। सो द पाउडर्ड ओर इज़ मिक्सड, दिस प्रोसेस एक्सप्लेन कर रहे हैं यहाँ पे। द प्रोसेस द पाउडर्ड ओर इज़ मिक्सड विद वाटर टू फॉर्म अ सस्पेंशन इन अ टैंक। टू दिस स्मॉल अमाउंट ऑफ कलेक्टर्स आर नथिंग बट द ऑयल्स, जो कि आपके सल्फाइड ओर को कलेक्ट करने वाले हैं, एंड फ्रॉथ स्टेबलाइजर्स कौन होते हैं, जो कि फ्रॉथ को स्टेबलाइज करेंगे, ठीक है। तो कलेक्टर्स आप देख सकते हैं ऑयल होंगे ऑब्वियसली, जो सल्फाइड ओर को कलेक्ट करेंगे, तो यहाँ पे सब ऑयल्स हैं, दे आर ऑयली इन नेचर। एंड कलेक्टर्स अल्टीमेटली क्या करते हैं, दे इंक्रीज द नॉन वेटेबिलिटी ऑफ मिनरल पार्टिकल्स, एंड फ्रॉथ स्टेबलाइजर्स लाइक क्रिसॉल एंड एनिलीन हेल्प इन स्टेबलाइजेशन ऑफ फ्रूट। तो यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं अबाउट कलेक्टर्स एंड स्टेबलाइजर्स, सो यू मस्ट नो अबाउट इट। ओके फाइन, next we have to see what next. The next step involves the mixture is agitated, that is centrifuged. आप इसके बाद ब्लेड्स को ऑन कर देंगे, so it's agitated by rotating pedal. The lighter particles wetted by oil get transferred to the froth. जो आपके लाइटर पार्टिकल्स होंगे वो ऑयल वाली लेयर में ऊपर चले जाएंगे, and the heavier particles will be transferred into water layer. तो इम्प्योरिटीज़ जो नीचे रह गई हैं वो हैवी होंगी और वो वाटर वाली लेयर में सेटल हो जाएंगी। This process can be used for separating one sulfide ore from another sulfide ore, and that too by the use of depressant. So depressant क्या करते हैं, they are used to prevent certain type of particles from forming the froth with air bubbles. जैसे कि NaCN ZnS के साथ रिएक्ट करके ये कंपाउंड बनाता है और उसे फ्रोथ बनाने नहीं देता, तो ऊपर सिर्फ कौन जाता है लेयर में, लेड सल्फाइड। तो इस तरीके से क्या होता है कि आपका जो डिप्रेसेंट है उसका इस्तेमाल करके आप क्या कर सकते हैं, एक पार्टिकल एक ही सल्फाइड ओर को ऊपर भेज सकते हैं और दूसरे सल्फाइड ओर को यू कैन रेस्ट्रिक्ट फ्रॉम एंटरिंग इनटू द लेयर। आई होप दिस प्रोसेस इज़ क्लियर टू एवरीवन, एंड इफ़ नॉट यू कैन कमेंट इट डाउन, ताकि अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो हम लोग उसको डिस्कस कर सकें। एंड येस, रिगार्डिंग दिस आपको कुछ प्रैक्टिस पेपर है, कुछ क्वेश्चंस है उसमें 1 मार्क्स के लास्ट चैप्टर के सरफेस केमिस्ट्री के, जो कि प्रोवाइड किए गए हैं। सो आई सजेस्ट कि आप उन्हें एक बार प्रैक्टिस करके देखें, आंसर्स भी उसमें प्रोवाइड है, तो आपको पता चल जाएगा, थोड़ा आइडिया आपको हो जाएगा कि किस तरीके के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। अदरवाइज़ NCERT आप लोग होपफुली कर ही चुके हैं। ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट प्रोसेस दैट इज़ लीचिंग। लेट्स जस्ट सी कि इसमें क्या होता है। देखो ये प्रोसेस काफ़ी इंटरेस्टिंग है कि इसमें हम लोगों का बेसिक कंसेप्ट क्या है वो देखते हैं। बेसिकली इसमें हम लोग बहुत ही सिंपल चीज़ प्रिंसिपल यूज़ कर रहे हैं। दैट प्रिंसिपल इज़ कि हमने क्या किया, देखो हम लोग यहाँ पर एक ऐसा सूटेबल सॉल्वेंट लेते हैं जिसके अंदर हम लोग अपना मेटल ओर जो है उसको डिज़ोल्व करा सकते हैं।
तो हम लोगों ने एक सॉल्वेंट लिया, ठीक है, ऐसा सॉल्वेंट जिसके अंदर अगर हम ओर डालें तो वो डिज़ोल्व हो जाए। तो इसके अंदर अच्छे से डिज़ोल्व हो गया हमारा ओर, यानी कि अब इसके अंदर मेटल भी है और इसके अंदर इम्प्योरिटी भी है, दोनों ही चीज़ें इसमें डिज़ोल्व हो गई हैं। लेकिन हमें तो सिर्फ मेटल चाहिए, हमें इम्प्योरिटी नहीं चाहिए। तो हम नेक्स्ट स्टेप में देखो क्या करते हैं, हम दूसरा मेटल इसमें डाल देते हैं M2, विच इज़ मोर रिएक्टिव देन आर प्री एग्जिस्टिंग मेटल M1। तो एज़ यू नो कि अगर आप किसी भी मेटल सॉल्ट में उससे ज़्यादा रिएक्टिव मेटल डाल देते हैं तो कौन सी रिएक्शन होती है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, राइट। तो इसमें डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी और आपका मेटल 1 जो है वो प्रेसिपिटेट आउट हो जाएगा सॉल्यूशन में से और मेटल 2 सॉल्यूशन के अंदर चला जाएगा। तो इस तरीके से क्या होता है, इस तरीके से आपको अपना मेटल बाहर मिल जाएगा और गंग पार्टिकल्स अंदर सॉल्यूशन में ही रह जाएंगे, ठीक है। बहुत ही सिंपल साउंड कर रहा है, उतना सिंपल है भी है, ठीक है। चलो इसको देखते हैं और इसकी कुछ एग्जांपल डिस्कस करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ रिएक्शंस। इसके रिएक्शंस बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। जैसे सी दिस प्रोसेस इज सुटेबल consider this process and it says that it is useful in the case ore is soluble in a suitable solvent। अगर आपका ore किसी suitable solvent में soluble है तो ही ये method useful है। तो इसके अंदर हम लोग क्या लेते हैं, powdered ore is treated with certain reagents which can selectively dissolve the ore but not the impurities। या तो क्या हो, लीचिंग के अंदर आपकी जो इम्प्योरिटीज़ हैं वो डिज़ोल्व ही ना हो, या फिर जैसा मैंने अभी बताया कि सारी चीज़ें डिज़ोल्व हो जाएं और उसके बाद आप मेटल को एक्सट्रैक्ट करा लें। जैसे कि अभी हम एग्जांपल लेते हैं बॉक्साइट का। बॉक्साइट के अंदर क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है बहुत बार, यहाँ से क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ लीचिंग ऑफ एल्यूमिना, लाइक वाई डू वी लीच एल्यूमिना, बिकॉज एल्यूमिना हैज़ सर्टेन इम्प्योरिटीज़ लाइक सिलिका, आयरन ऑक्साइड एंड टाइटेनियम ऑक्साइड and these impurities are really difficult to treat on। इनके ऊपर काम कर पाना, इन्हें ट्रीट कर पाना बाहर बाद में प्रोसेस में काफ़ी कम्परसम हो जाता है। लीचिंग इसे बहुत आसान बना देती है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा बिकॉज एल्यूमिना हैज़ सर्टेन इम्प्योरिटीज़ लाइक सिलिका, आयरन ऑक्साइड एंड टाइटेनियम ऑक्साइड विच आर डिफ़िकल्ट टू रिमूव विदाउट लीचिंग। सो लेट्स जस्ट सी द प्रोसेस ऑफ लीचिंग विद एल्यूमिना। यहाँ पे हम लोगों ने देखो एल्यूमिना लिया है, एक सूटेबल सॉल्वेंट में हमें डिज़ोल्व करना है ना फर्स्ट स्टेप में, तो हम लोगों ने वो सूटेबल सॉल्वेंट जो है दैट इज़ NaOH। NaOH के अंदर आप इसे डिज़ोल्व करेंगे तो सोडियम एल्यूमिनियम टेट्राहाइड्रोक्साइड का कॉम्प्लेक्स बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो आपका ओर जो है वो सॉल्युबल हो गया, लेकिन साथ ही साथ इम्प्योरिटी भी सॉल्युबल हो जाती है। सिलिका जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ कंबाइन होकर सोडियम सिलिकेट बना लेती है। तो यहाँ पे आपका ओर भी डिज़ोल्व हो गया है और आपकी इम्प्योरिटी भी डिज़ोल्व हो गई है, यानी कि पूरा जो आपका असेंबली था वो डिज़ोल्व हो गया NaOH के अंदर। अब हमें क्या करना है, वी नो द डील। अब हम लोग प्रेसिपिटेट आउट कराएंगे अपने मेटल को, कैसे कराते हैं दैट वी विल सी। अच्छा, उससे पहले जस्ट टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस स्लाइड ताकि आप इन्हें बाद में रेफ़र कर सकें। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और अगर आपने पहले वाले पेज का नहीं लिया तो लेट मी शो यू दैट ऑल्सो। You can refer it. Okay. See, so as we were discussing the case of alumina, तो एल्यूमिना में हमने ओर को भी डिज़ोल्व करा दिया और अपनी सिलिका की इम्प्योरिटीज़ को भी डिज़ोल्व करा दिया। अब क्या होगा कि अब हमें उसके अंदर कुछ ऐसा मेटल डालना पड़ेगा जो कि एल्यूमिना को बाहर निकाल दे, एंड दैट वी हैव। उसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं CO2। यस, सी द रिजल्टिंग सॉल्यूशन इज़ फिल्टर्ड, ताकि जो अनडिजॉल्व इम्प्योरिटी है वो तो वैसे ही निकल जाएँ। उसके बाद हम उसे कूल करेंगे और न्यूट्रलाइज़ करेंगे CO से। CO प्रेसिपिटेट कर जाएगा, प्रेसिपिटेट करा देगा एल्यूमिना को और ख़ुद वो कन्वर्ट हो जाता है सोडियम बाइकार्बोनेट की फॉर्म में। तो सी जैसे ही आप इसके अंदर एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड सोडियम एल्यूमिनियम टेट्राहाइड्रोक्साइड के अंदर CO2 ऐड कराएंगे तो ये इसके साथ कॉम्प्लेक्स बना लेगा CO2 सोडियम के साथ, और एल्यूमिना को PPT बना के बाहर निकाल देगा। तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, अपना प्योर एल्यूमिना मिल जाएगा, कंसनट्रेटेड ओर मिल जाएगा। इसको आप फर्दर ट्रीट करके एल्यूमिनियम एक्सट्रैक्ट करा सकते हैं। ओके,
दिस प्रोसेस इज़ नॉट जस्ट लिमिटेड टू एल्यूमिना, इसका एप्लीकेशन आप लोग सिल्वर और गोल्ड पे भी कर सकते हैं। एंड एज़ यू नो कि सिल्वर और गोल्ड जो होता है ये तो वैसे ही अपने आप में कम रिएक्टिव मेटल्स होते हैं। तो कम रिएक्टिव होने की वजह से क्या होता है कि ये तो वैसे भी लीच आउट करने से ही क्या हो जाते हैं, प्योरीफाई हो जाते हैं। तो इसकी रिएक्शंस हम लोग देखते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। यहीं से आप मेटल को एक्सट्रैक्ट करा सकते हैं, लीस्ट रिएक्टिविटी मेटल्स को, जैसे कि गोल्ड है आपके पास, सिल्वर है। तो देखो इसमें हम लोग क्या करते हैं, इसमें जो हमारा सॉल्वेंट होता है दैट इज़ NaCN। इसमें हम जो सॉल्वेंट यूज़ करते हैं वो होता है हमारे पास NaCN। तो NaCN ले लें आप या आप KCN ले लें, एक ही बात है यहाँ पर हमारे लिए। तो NaCN या फिर KCN आप ले सकते हैं। जब भी आप मेटल M इज़ गोल्ड और सिल्वर, दोनों में से कुछ भी हो सकता है, ठीक है। इसको आप जब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ट्रीट कराएंगे तो आपको कॉम्प्लेक्स मिलेगा। इस कॉम्प्लेक्स में आप क्या करेंगे, आपको पता है आपका जो M है वो बहुत ही कम रिएक्टिव है, तो इसमें कोई मोर रिएक्टिव मेटल डालेंगे अगर, तो M यहाँ से निकल जाएगा और वो रिएक्टिव मेटल इस जगह पर आ जाएगा। और होता भी बिल्कुल ऐसा ही है, ठीक है, बिल्कुल ऐसा ही यहाँ पर होता है। यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर हम लोग जिंक डाल देते हैं। जैसे ही डिसॉल्व हो हमने डाल दिया जिंक खुद कॉम्प्लेक्स बना लेता है और मेटल को रिड्यूस कर देता है। यहाँ पे मेटल देखो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, यहाँ पे देखोगे 0 में है। जिंक यहाँ 0 में है और यहाँ देखोगे +2 में है। सो 0 से +2 में जा रहा है, जिंक ऑक्सीडाइज हो रहा है और गोल्ड को क्या करा दिया या सिल्वर को क्या करा दिया, रिड्यूस। सो दैट इज़ वाई जिंक हेयर बिहेव एज रिड्यूसिंग एजेंट। बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है व्हाट इज़ द रोल ऑफ जिंक इन लीचिंग ऑफ गोल्ड और सिल्वर। सो यू हैव टू राइट डाउन दैट जिंक बिहेव एज रिड्यूसिंग एजेंट। तो ये वो रिड्यूसिंग एजेंट है जो कि आपके मेटल को उस सॉल्युबल सॉल्यूशन में से बाहर निकालता है और इस तरीके से आपको अपना प्योर मेटल मिल जाता है, ठीक है। ये रिएक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे सीधा सीधा पूछा जाता है राइट डाउन द रिएक्शंस दैट आर इन्वॉल्व इन द लीचिंग ऑफ बॉक्साइट, दैट आर इन्वॉल्व इन द लीचिंग ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर। सो ये रिएक्शंस आपको याद होनी चाहिए, NCERT में भी आपको मिल जाएंगी, अदरवाइज यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट। आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। सो दीज आर द 4 मेथड्स दैट बाय विच अ ओर कैन बी कॉन्सेंट्रेटेड एंड आई होप ये आप सभी को समझ आए होंगे। आप इसे रेफ़र कर सकते हैं अपनी NCERT की बुक से, वहाँ डायग्राम्स भी हैं। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि आपको NCERT ज़रूर रीड करनी है, NCERT को बिल्कुल भी अंडर एस्टिमेट नहीं करना है। NCERT की एक एक लाइन अपने आप में एक बड़ा टॉपिक है, तो हर चीज़ को बहुत ही ज़्यादा कंप्रेस्ड फॉर्म में NCERT ने असेंबल किया है। बहुत ही अच्छी बुक है ये, इसके क्वेश्चंस भी बहुत अच्छे हैं और स्ट्रेट अवे CBSE के अंदर 95% क्वेश्चंस बिल्कुल स्ट्रेट अवे NCERT में से एज इट इज़ पूछे जाते हैं। एग्जाम्पल्स भी आप प्रैक्टिस करें। सो आपके लिए होमवर्क आज हम इतना ही कंसिडर करेंगे। आपके लिए होमवर्क यही होगा कि आपको करना क्या है, आपको यहाँ तक NCERT से टॉपिक रीड करना है, उसके बाद आपको इन चारों ही प्रोसेसेस का प्रिंसिपल पता होना चाहिए। लीचिंग की क्या क्या रिएक्शंस इन्वॉल्व होती हैं दोनों ही केसेस में वो पता होनी चाहिए। किस मेटल के लिए कौन सा ओर है, उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है, ये भी आप लिख लिख के प्रैक्टिस करेंगे। और यहाँ तक जितने भी इंटेक्स के क्वेश्चंस हैं और एग्जाम्पल्स आ रहे हैं वो भी आप रीड आउट करें। तो अगर आप साथ साथ कवर करोगे तो प्रॉब्लम नहीं आएगी, चीज़ें मिंगल नहीं होंगी आपस में। तो रोज़ हम लोग नए कंसेप्ट्स रीड कर रहे हैं, समझ रहे हैं, तो उनको करना हमारे लिए काफ़ी आसान हो जाएगा। आई होप दिस मच इज़ क्लियर टू यू। यही आपका होमवर्क रहेगा। और मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि आपको एक PP मिला हुआ है सरफेस केमिस्ट्री के ऊपर, तो उसको भी एक बार आप देख लेना, 1 मार्क्स के क्वेश्चन उसमें कुछ है। ओके, so that's it for today class. We will be covering the very next topic, that is extraction of metal, in the very next class. Okay, so that's it for today. Thank you.